आज हम करने वाले हैं मोमेंट्स का इंग्लिश मोमेंट्स की जो बुक है उसका चैप्टर 4 द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का राज्य। उसके हम क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। क्या अनोखी चीज़ें थी जो गुरु और उसके डिसिपल को और उसके शिष्य को मिली किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। तो इसका आंसर है द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिसिपल ऑब्जर्व इन द किंगडम ऑफ फूल्स आर, फर्स्ट, पीपल यूज टू वर्क ड्यूरिंग नाइट्स एंड स्लीप ड्यूरिंग डेज। उनको पहली चीज़ क्या मिली, स्ट्रेंज, थोड़ी सी मतलब अजीब चीज़ उनको क्या लगी। पीपल यूज टू वर्क, पीपल क्या करते थे, लोग क्या करते थे वहाँ के, रात में काम करते थे और दिन में सोते थे। मतलब लेकिन आमतौर पर क्या होता है, लोग दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं, लेकिन यहाँ पर रात को काम करते थे और दिन में सोते थे। जो राजा है वो भी मूर्ख ही था, तो उसने ये कानून बनाया था जो बिल्कुल ही गलत था। और सेकंड है, द सेकंड स्ट्रेंज थिंग दैट was that everything cost the same in the kingdom of fools, that is a single duddu. Whatever they bought, a bunch of bananas or a portion of rice, cost the same, that is a duddu. It means 1 rupee. मतलब वो कुछ भी खरीदते थे तो वो बिल्कुल एक समान होता था हर चीज़ का प्राइस। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है। अब हम कुछ भी खरीदें तो उसका प्राइस एक जैसा नहीं होना चाहिए। उसकी एक ही होती थी, डूडू उनकी करेंसी है तो उसका एक ही प्राइस होता था जो कि था सिंगल डूडू यानी 1 रुपी। सो क्वेश्चन सेकंड है, वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट अ गुड आइडिया। जो शिष्य है वो किंगडम ऑफ फूल्स यानी किंगडम ऑफ फूल्स में डिसाइड क्यों करता है रहने की। इज इट अ गुड आइडिया, क्या ये एक अच्छा आइडिया है, क्या एक अच्छा विचार है। तो देखिए आंसर देखते हैं। द डिसिपल वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ फूड, वो एक बहुत ही फूडी था जिसको हम कहते हैं। वो एक बहुत ही चाहने वाला था खाने का, उसका खाना बहुत पसंद था उसे। ही डिसाइडेड टू स्टे बैक इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ऑल फूड आइटम्स वर चीप हेयर। उसने डिसाइड की किंगडम ऑफ फूल्स में रहने की बिकॉज ऑल फूड आइटम्स, सभी फूड आइटम्स यहाँ पर सस्ते मिलते थे। ही कुड बाई एनी थिंग वट एवर ही वॉन्टेड फॉर अ रूपी, वो कुछ भी खरीद सकता था सिर्फ 1 रुपये के मूल्य में। और एंड ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, और उसे जो भी चाहिए था वो क्या था, सिर्फ एक अच्छा और सस्ता खाना। तो वो यहाँ पे उसे मिल रहा था तो वो यहाँ पे डिसाइड करता है रहने की। तो हमें बताना है कि अच्छा आइडिया था। तो इसका आंसर देखिए, द डिसिपल्स डिसीजन टू स्टे बैक वाज नॉट अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार नहीं था। बिकॉज एनी थिंग कुड हैव हैपन टू हिम इन द किंगडम ऑफ फूल्स एज ही वॉज राइटली टोल्ड बाई द गुरु। मतलब उसके साथ कुछ भी हो सकता था जैसा उसके गुरु ने उसे बताया था। जैसे कि हम देखते भी हैं आगे कहानी में उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश की जाती है। सो क्वेश्चन थर्ड है, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजन्स फॉर देयर ट्रायल। तो हमें बताना है जो भी किंग्स कोर्ट में, राजा के दरबार में जिनको भी बुलाया गया था ट्रायल के लिए, एंड गिव द रीजन्स फॉर देयर ट्रायल, उनके ट्रायल के रीजन भी बताने हैं हमें। सो इसका आंसर है द ओनर ऑफ द हाउस, दैट इज द मर्चेंट, द ब्रिकलेयर, द डांसिंग गर्ल एंड द गोल्ड स्मिथ वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। जो ओनर था हाउस का जिसके घर पर चोरी हुई थी, तो क्या होता है कहानी में, एक बुलगरर होता है जो एक मर्चेंट, जो रिच मर्चेंट के घर में चोरी कर लेता है और उसकी जो दीवार है उस घर की वो उसके ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है। तो राजा सोचता है कि ये बेचारा बुलगरर वो वैसे ही मारा गया, इनोसेंट था वो, लेकिन वो असलियत में तो इनोसेंट नहीं था। लेकिन जैसे कि किंगडम ऑफ फूल्स है तो यहाँ पे उसको इनोसेंट माना जाता है, निर्दोष माना जाता है। ओनर ऑफ द हाउस इन विच द थेफ्ट हैड अकर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी समन्ड टू द कोर्ट। जो उस हाउस का ओनर था, जो कि मर्चेंट था, जिसके घर में थेफ्ट हुई थी, जिसके घर में चोरी हुई थी, उसको सबसे पहले बुलाया गया कोर्ट में, जो राजा के दरबार में। उसको सबसे पहले, वो पहला इंसान था राजा के द्वारा बुलाए जाने वाला। ही वॉज प्रोनाउंस्ड गिल्टी एज हिज वॉल वॉज वीक बिकॉज ऑफ विच द थीफ हैड डाइड। उसको गिल्टी प्रोनाउंस किया गया, मतलब उसको कहा गया कि ये गिल्टी होना चाहिए। एज हिज वॉल वॉज वीक, उसको एक उसको मुजरिम माना गया क्योंकि उसकी घर की दीवार जो थी वीक थी, कमज़ोर थी, जिसके कारण जो चोर है वो मर गया।
The owner of the house cleverly passed the guilt on to the bricklayer by saying that it was actually the bricklayer who had built the wall in the first place. लेकिन जो ओनर था हाउस का वो भी क्लेवर था ये, लेकिन राजा वगैरह तो फूल थे, लेकिन जो उसकी असली जो उनकी प्रजा है वो तो इतनी फूल नहीं थी, वो तो इतनी बुद्धू नहीं थी। तो उसने ये पास जो ये गुनाह है उसको पास कर दिया कहाँ, किसकी तरफ? ब्रिकलेयर, जिसने उसकी, जैसे हम जिसको मिस्त्री कहते हैं, जिसने उसके घर की दीवार को बनाया था, कि जैसे उसने कहा था कि असली मुजरिम तो वो है जिसने मेरी घर की दीवार को बनाया था, जो कि था ब्रिकलेयर, तो उसको ही पहले सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर ब्रिकलेयर को बुलाया गया। व्हेन द ब्रिकलेयर वाज टोल्ड अबाउट हिज फॉल्ट, जब उसको ब्रिकलेयर को उसकी गलती के बारे में बताया गया, उसके गुनाह के बारे में बताया गया, ही पास्ड द ब्लेम टू द डांसिंग गर्ल. He said that she kept going up and down the street with her anklets jingling and he could not keep his eyes off her. As a result, he got distracted and built a weak wall. तो वो भी, उसने भी ऐसे ही अपना गुनाह पास कर दिया, जैसे उनका कोई गुनाह तो था नहीं वैसे ही, लेकिन उनके हिसाब से जो राजा और उनके मंत्री हैं उनके हिसाब से उनका गुनाह था। तो उसने अपना गिल्ट किसको पास कर दिया? डांसिंग गर्ल को, नाचने वाली लड़की को, जो बार बार उसकी स्ट्रीट पर, जहाँ जिस स्ट्रीट में वो बना रहा था घर, वहाँ पर इधर उधर बार बार जा रही थी इधर उधर, और उसकी एंकलेट्स जंगलिंग, मतलब उसकी जो पजेब हैं, जो उसकी पायल हैं, वो छनक रही थी। एंड ही कुड नॉट कीप हिज आउ, जो उससे वो अपनी नजरें नहीं चुरा पा रहा था। एज अ रिजल्ट ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड, उसका ध्यान भंग हो गया और उसने एक कमज़ोर दीवार बनाई। When the dancing girl was summoned, जब उस डांसिंग गर्ल को, नाचने वाली लड़की को बुलाया गया, she said that she had given some gold to a goldsmith to make some jewelry for her. तो उसने भी ऐसे ही अपना गिल्ट पास किया, किसको? गोल्ड स्मिथ को। उसने कहा था कि मैंने एक गोल्ड दिया था, सोना दिया था गोल्ड स्मिथ को, सुनार को, ज्वेलरी बनाने के लिए, उसकी कुछ ज्वेलरी बनानी थी। सिंस द गोल्ड स्मिथ वॉज एक्सट्रीमली लेजी ही मेड सेवरल एक्सक्यूजेज एंड मेक हर वॉक अप एंड डाउन ऑन द स्ट्रीट। तो जब उसको बुलाया गया तो उसने भी अपना गिल्ट किसको पास किया? गोल्ड स्मिथ को। कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था और उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेज बनाए थे गोल्ड स्मिथ ने, कि मैं आज नहीं बना सकता, कल नहीं बना सकता। तो उसको बार बार वो बुलाता था घर पर, मतलब उसको बार बार इधर उधर चक्कर कटवाता था, तो इसके कारणों से जाना पड़ता था। डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम, उसको मतलब एक दर्जनों बार उसके घर पर जाना पड़ता था, लेकिन वो बहुत आलसी था कि वो बनाता ही नहीं था। एंड दैट वॉज व्हेन द ब्रिकलेयर हैड सीन हर, तो वही वक्त था जब वो उसके घर आती जाती थी, जब उस मिस्त्री ने उसको देखा। व्हेन द गोल्ड स्मिथ वॉज सम्मन्ड, जब उस गोल्ड स्मिथ को, सुनार को बुलाया गया, he claimed that he was very poor and it was because of a rich merchant who would not wait for his order to be complete that he kept delaying and making excuses to the dancing girl. The merchant was none other than the father of the owner ऑफ द हाउस। तो उस गोल्ड स्मिथ ने भी अपना कह दिया, गिल्ट पास किसको कर दिया? एक मर्चेंट को। ही क्लेम दैट, उसने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, एंड बिकॉज इट वॉज बिकॉज ऑफ अ रिच मर्चेंट, एक धनी व्यापारी की वजह से ऐसा हुआ, जो उसको बार बार कहता था कि मेरा ऑर्डर बनाओ, और वो अपने ऑर्डर के लिए वेट नहीं करवा सकता था क्योंकि वो बहुत ही रिच था। दैट ही कैप डिलेइंग, तो उसको बार बार एक्सक्यूजेस बनाने पड़ते थे क्योंकि उसको रिच मर्चेंट का काम पूरा करना था। एंड मेक एक्सक्यूजेस टू द डांसिंग गर्ल, एंड ही केप्ट डिलेइंग एंड मेकिंग एक्सक्यूजेस, तो उसने डांसिंग गर्ल, जो नाचने वाली लड़की है, उसकी तरफ एक्सक्यूजेस बनाए। और आपको जानकर हैरानी होगी, तो वो जो मर्चेंट था, जो रिच व्यापारी था, वो और कहीं नहीं, वही था जो उस हाउस का ओनर था, जिसकी बात हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में हुई थी, जिसके घर पर चोरी हुई थी, जिसको सबसे पहले जिसको गिल्टी माना गया था, वही था वो ओनर ऑफ द हाउस। सो क्वेश्चन 4 है, हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? जो असली मुजरिम है अकॉर्डिंग टू द किंग, किंग के अनुसार वो कौन था? वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, वो पनिशमेंट से क्यों बच जाता है? तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द किंग, किंग के अनुसार, राजा के अनुसार, द ओनर ऑफ द हाउस वॉज द रियल कल्प्रिट। द ओनर अराइव्ड क्राइंग एंड सेड इट वॉज नॉट हिम बट हिज फादर हु हैड ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। सिंस हिज फादर वॉज लॉन्ग डेड ही could not be held responsible for the death of the thief. On consulting his minister, the king came to the conclusion that the merchant's father was the culprit. However, since he was dead, the punishment would be carried out
ओन द ओनर ऑफ द हाउस, मतलब किंग को लगा, किंग के अनुसार जो असली मुजरिम कौन था, वो ओनर ऑफ द हाउस, जो धनी व्यापारी था, जो ओनर था उस हाउस का, वही उसके अनुसार असली मुजरिम था। तो वो मुजरिम है वो रोता हुआ आया और कहा कि जो ये दीवार है उसके पिता ने बनवाई थी, उसने नहीं बनाई थी। हु हैड ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, दीवार तो उसने बनवाई थी लेकिन उसके जो ज्वेलरी ऑर्डर की थी उसके पिता ने करी थी, उसने नहीं की थी। सिंस हिज फादर वॉज लॉन्ग डेड, जैसे कि उसके पिता को मरे हुए काफ़ी साल हो चुके थे। ही कुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द थीव, तो उसको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। मतलब उसके पिता को तो मरे हुए ज़्यादातर टाइम हो चुका है, तो वो कैसे हुआ उसकी मौत का रिस्पॉन्सिबल। ऑन कंसल्टिंग हिज मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर से, अपने मंत्रियों से बात करने पर एक निष्कर्ष पर आया किंग कि जो मर्चेंट फादर है वो ही कल्प्रिट था, वही असली मुजरिम था। हाउएवर सिंस ही वॉज डेड, जैसे कि वो, लेकिन वो मर चुका था, तो पनिशमेंट वुड बी कैरिड, तो वो किसके द्वारा कैरिड की जाएगी, ओनर ऑफ द हाउस के द्वारा, यानी उस मर्चेंट के द्वारा जो उसका बेटा था। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक फॉर द पनिशमेंट, द मिनिस्टर रियलाइज्ड दैट द मर्चेंट वॉज टू थिन to be properly executed on the stake. The king then realized that they needed a man fat enough to fit the stake. जैसे कि जो सर्वेंट्स हैं, जो जल्लाद हैं, जो उसको शार्प कर रहे थे स्टेक को पनिशमेंट के लिए, उनके मिनिस्टर ने रियलाइज़ किया कि जो मंत्री है, जो सॉरी मर्चेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, बहुत ही ज़्यादा पतला है उस फांसी पर लटकने, उस सूली पर चढ़ाए जाने के लिए। तो उसने, किंग ने ऑर्डर दिए कि उनको एक ऐसा इंसान ढूंढना है जो फैट इनफ हो, मतलब सही मोटा हो उस स्टेक में, उस सूली में फिट होने के लिए। हेंस द ओनर ऑफ द हाउस एस्केप्ड द पनिशमेंट। तो इस प्रकार जो ओनर था हाउस का, जो मर्चेंट था, वो पनिशमेंट से बच गया। क्वेश्चन 5 है, व्हाट आर गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, व्हाई डज द डिसिपल रिमेंबर देम। गुरु के वर्ड ऑफ विजडम क्या थे और जो शिष्य है उनको कैसे याद रखता है और कब उसको वो चीज़ याद आती है। तो इसका आंसर है, द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम वर दैट इट वाज अ सिटी ऑफ फूल्स। तो उसके गुरु ने इसको क्या कहा था कि ये सिटी ऑफ फूल्स, दैट इट इज़ अ सिटी ऑफ, ये मूर्खों का राज्य है। ही एडवाइज्ड दैट द डिसिपल टू लीव सिटी बिकॉज ही वुड नॉट नो वट दे वुड डू नेक्स्ट। तो उसने कहा था कि तुम ये सिटी में ज़्यादा देर नहीं रहो, इस मूर्खों के राज्य में ज़्यादा देर नहीं रुको, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। द डिसिपल रिमेंबर्स दिस व्हेन ही वाज गोइंग टू बी एक्सिक्यूटेड। तो उनको वो फैट इनफ होता है वो डिसिपल, क्योंकि उसे खाना पसंद था इसलिए वो मोटा हो जाता है, और उसको ही उनको एक फिट इनफ मैन होता है वो सूली पर चढ़ाने, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था लेकिन वो फिट होता है इसलिए उसको सूली पर चढ़ाया जाता है। तो फिर उसको ये बात तब याद आती है अपने गुरु की कि ये तब कुछ भी कर सकते हैं जब वो मरने वाला होता है। तो उसको वो अपने गुरु के वर्ड बहुत खटकते हैं अपने मन में। तो क्वेश्चन 6 है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। तो गुरु कैसे मैनेज करता है अपने डिसिपल, अपने शिष्य की लाइफ बचाने को कैसे मैनेज करता है। तो इसका आंसर है, द गुरु ट्राइज टू कन्फ्यूज द किंग बाय एक्सप्रेसिंग हिज डिज़ायर टू बी किल्ड फर्स्ट। वो किंग को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है उसकी डिज़ायर, अपनी इच्छा बता के, टू बी किल्ड फर्स्ट, पहले मारे जाने की। Then to further confuse the king, he tells the story of becoming the king in next incarnation. Apparently, it may sound like a case of pure lie to save your dear one's life. But if we go deeper consciously or unconsciously, the sage is trying to save everybody's life in kingdom. Ultimately, he is able to pull everybody out of the misery of living in the kingdom of fools. तो वो क्या करता है, उसको किंग को कंफ्यूज करता है और कहता है जो भी इस सूली पर पहले चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा। और अपेरेंटली ये हमें दिखता है कि ये प्योर लाए है कि उसके डियर वंस, जो उसके चाहने वाले हैं, उसकी वो जान बचाना चाहता है। मतलब अपना जो उसका चाहने वाला है कौन, शिष्य, उसकी जान बचाना चाहता है। लेकिन असलियत में देखा जाए तो ये पूरे राज्य की ही इसमें भलाई है, क्योंकि वो किंगडम है, वो उसमें जो राजा है और उसके मंत्री हैं वो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख हैं, तो उसमें इतने लोगों की जान जा सकती है। इसलिए देखा जाए तो वो पूरे किंगडम, एवरीबडी इज़ लाइफ इन किंगडम, हर किसी की ही लाइफ बचा रहे हैं। अल्टीमेटली ही इज़ एबल टू पुल एवरीबडी आउट ऑफ द मिजरी, उस मिजरी ऑफ लिविंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स, उस मूर्खों के राज्य में रहने से वो हर किसी को ही बचा रहा है। इसलिए ये इसमें इतनी भी बुरी बात। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स ख़त्म होता है। सो
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।